गरीब और अमीर की गाड़ी रेस। समीर सुमेरपुर में अपने माता पिता के साथ गांव की बस्ती में रहता था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे और समीर बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने जाया करता था। वो पढ़ाई लिखाई में होशियार था। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। उसका बेटा विकास भी समीर के साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन उसे अपने पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाकर बच्चों को नीचा दिखाया करता था। एक दिन स्कूल के बाद जब समीर अपने दोस्तों के साथ गांव के खाली मैदान में अपनी खिलौना गाड़ी के साथ खेल रहा था, तभी विकास वहां पे अपनी एक महंगी नई खिलौना गाड़ी के साथ आता है और वो गाड़ी लाकर सभी बच्चों को चिढ़ाता है। तभी एक बच्चा उसकी गाड़ी को छू लेता है। ये देखकर विकास को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर समीर विकास को कहता है, विकास, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। ये सुनकर विकास और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो हो जाए एक रेस स्कूल के मैदान में, वहीं देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। विकास के वहाँ से जाने के बाद समीर के दोस्त समीर से कहते हैं कि वो गाड़ी की रेस में कैसे जीत पाएगा। समीर अपने चाचा के पास जाता है, जो एक बहुत अच्छे कारीगर थे और लकड़ी की बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाया करते थे। समीर उन्हें सारी बात बताता है। समीर की बात सुनकर उसके चाचा कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बेटा, अब कह दिया तो कह दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी गाड़ी बनाकर दूंगा जो बैटरी से नहीं पैडल से चलेगी और बहुत तेज भागेगी, और बेटा तुम ही जीतोगे। समीर के चाचा एक बहुत अच्छी लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं जो कि पैर के पैडल से चलती है, और उसमें वो 4 साइकिल के टायर लगा देते हैं, जिसके कारण वो बहुत तेज भागती है। रेस वाले दिन समीर वो गाड़ी लेकर ग्राउंड में आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो विकास आगे निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में जाते ही उसकी कार की बैटरी कम हो जाती है और इधर समीर बड़ी ताकत से पैडल मारता हुआ पीछे से आता है और विकास से आगे निकल जाता है और रेस में अव्वल आ जाता है। समीर के सभी दोस्त तालियां बजाने लगते हैं और समीर को कंधे पर उठा लेते हैं। समीर रेस जीत जाता है और उसे ढेर सारा इनाम मिलता है। वो विकास के पास जाकर कहता है, विकास, कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त। हम लोग जैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, हमें मिलकर खेलना चाहिए। समीर, मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी गलती थी, मैं घमंड में था। और अगले ही दिन से वो भी गांव के सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने लगता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गरीब अनाथ बच्ची। सोमा नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। अचानक एक दिन उसकी माँ चल बसी। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल था। बेटी को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी बेटी की परवरिश की। आस पड़ोस के लोग उसे सलाह देने लगे, अरे कृष्णा भैया, कब तक इसकी देखभाल में पूरा दिन लगे रहोगे? खेतों की हालत तो देखो, सारा खेत धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। मैं तो कहती हूँ आप शादी कर लें। एक अच्छी लड़की है मेरी नजर में, आप कहें तो मैं बात चलाऊं? कृष्णा मजबूर होकर एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेता है। शुरुआत में तो नई माँ देखकर सोमा बहुत खुश थी। नई माँ आ गई। माँ, आप बहुत सुंदर हो। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। चलो अपने पिताजी को कहो कि खेतों पर जाएं। पीछे से हम घर का ख्याल रख लेंगे। हाँ बाबा, तुम खेतों में जाओ। कृष्णा खेतों में चला जाता है। सोमा नहीं जानती थी कि ये नई माँ उससे घर के सारे काम करवाने वाली थी। अरे 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 सोमा, तू कहाँ जा रही है? इतने सारे बर्तन कौन धोएगा? चला जा। पर माँ। परवर क्या, और मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तुम्हारे पिता के सामने ये ड्रामा करना पड़ता है। मेरी अपनी औलाद होती तो भला मैं उससे ये काम करवाती। तू तो सौतेली है, चल जा। बेचारी सोमा का दिल टूट जाता है।
छोटी सी बच्ची नन्हे हाथों से घर का सारा काम करती थी। आस पड़ोस के लोग ये देखते तो थे और बहुत पछताते थे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बेचारे कृष्णा भैया के साथ। सोचा था अच्छी लड़की आएगी, बेटी को संभालेगी, इससे अच्छे तो ये बाप बेटी पहले ही थे। हाँ बहन, ठीक कहती हो, छोटी सी बच्ची सारे घर का काम करती है, देखा नहीं जाता। सोमा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ओ सोमा, कहाँ मर गई? उस दिन बहुत गर्मी थी। कृष्णा जल्दी घर लौट आता है और वो अपनी बेटी को बेहोश पाकर परेशान हो जाता है। अरे अरे सोमा, बेटी क्या हुआ तुम्हें? और तुम आज स्कूल नहीं गई? तभी अचानक स्कूल से एक टीचर घर पहुंच जाती है। कृष्णा भाई साहब, आपकी बेटी 2 महीने से स्कूल नहीं आई है, उसकी फीस भी जमा नहीं हुई है। यह सब देखकर कृष्णा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी से गुस्से में पूछता है, यशोदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो मुझसे गलती हो गई। गलती? मैंने तुमसे शादी की थी कि तुम मेरी बेटी सोमा का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने तो इसे नौकरानी बनाकर रख दिया। निकल जाओ मेरे घर से। कृष्णा अपनी नई पत्नी को घर से निकाल देता है। सोमा का डॉक्टर से अच्छा इलाज कराता है और फिर से अपनी बेटी का ख्याल रखने लगता है। एक दिन सोमा अपने पिता से कहती है, पापा, आप ऐसे दुखी ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नई माँ को वापस बुला लो ना, वो बहुत अच्छी है। सोमा की बात मानकर वो वापस अपनी पत्नी को घर ले आता है। यशोदा को अपनी गलती का एहसास होता है। कभी किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ग्लास ब्रिज चैलेंज। बहुत साल पहले की बात थी। राजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में मुंशी राम करके एक सेठ था। वह सेठ बहुत ही निर्दय और बुरा आदमी था। वह लोगों को दुखी और तड़पता हुआ देख बहुत खुश होता था, एक सैडिस्ट के जैसा। वह लोगों को तरह तरह के विचित्र शर्तें लगाकर आनंद लेता था। एक दिन उसने गांव के मार्केट में रस्सी के ऊपर चलने का एक आयोजन किया। सभी सुनो रे गांव वालों, मैं आज रस्सी पर चलने वाला एक मुकाबला लगा रहा हूँ। जो भी रस्सी पर इस तरफ से दूसरी तरफ बिना गिरे चलेगा, उसको मैं 10,000 दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है, नीचे आग लगा दिया जाएगा। जिसको भी 10,000 चाहिए, आकर भाग ले लो, अपने किस्मत आजमाओ। उसे देखकर शंकर हाँ बोल देता है, लेकिन उसका बेटा सूरज ऐसा बोला, अरे पापा, आप गिर जाएंगे तो आप आग में गिरकर जल जाएंगे, आप मत जाओ। बेटा, अभी मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल के जाऊंगा। शंकर किसी भी तरह रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बीच रास्ते में आग को देखकर घबराकर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह जल जाता है। किसी तरह अपनी जान को बचाकर बाहर निकलता है। ये देखकर मुंशीराम हंसकर आनंद लेता रहा। ये सब देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आती है। कुछ दिन के बाद गांव वालों ने एक इश्तिहार देखा। उस पर और एक मुकाबले के बारे में लिखा था, ग्लास ब्रिज चैलेंज। गांव के बाहर मगरमच्छियों के नदी पर मैं एक कांच से बना हुआ ब्रिज का निर्माण करवा रहा हूँ। जो भी भाग लेके एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, उसको मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। आपका भवदीय मुंशीराम। अरे 10 लाख रुपए? अगर हम जीत जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी हमारी। तभी सूरज ने बोला, हाँ दादा, ठीक बोला तूने, लेकिन कांच टूटकर गिर गया तो सीधा मगरमच्छियों के मुंह में जाकर गिरेगा। मुझे पता है इसे कैसे करना है। बस आप सबके तरफ से मैं जाऊंगा उस चैलेंज को। उस रकम को जीतकर 10 लाख में गांव में दे दूंगा। उसी रात को मुंशीराम का चाल जानने के लिए सूरज उसके घर के खिड़की के पास जाता है और चुपके से सुनता है। बेवकूफ लोग जानते नहीं हैं कि उस ग्लास ब्रिज के कांच कुछ टूट गए हैं। जैसे ही उस पर पांव रखेंगे वह नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर इस चश्मे को लगाओगे तो टूटे हुए कांच साफ साफ दिखाई देगा। ऐसा मैं ही जीत जाऊंगा।
ये सुनकर सूरज उस चश्मे को बदलकर नकली चश्मे को सेठ के यहाँ रख देता है और असली वाले को लेकर आ जाता है। मुकाबले के दिन सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुंशी राम और सूरज भी चश्मा लगाकर ग्लास ब्रिज के यहाँ तैयार हो जाते हैं और दोनों शुरू हो जाते हैं। सेठ बहुत ही आराम से जा रहा था, ये समझकर कि उसको टूटा हुआ कांच दिखेगा। जब दोनों आधे हिस्से तक पहुंचे, सेठ जी जरा संभाल के जाना, नहीं तो सीधा जाकर मगरमच्छों का डिनर बन जाओगे। असली चश्मा तो यहाँ पर है मेरे पास। ये बात सुनते ही सेठ घबरा जाता है। वह एक और कदम लिया, बस कांच टूटकर सीधा नदी में सेठ गिर जाता है। सभी लोग रस्सी डालते ही उसे पकड़कर सेठ नदी से बाहर मगरमच्छियों से बचकर आ जाता है। सभी उसको पकड़कर गांव वालों के जान से खेलने के लिए बुरी तरह पीटते हैं। तभी सेठ 10 लाख सूरज को देता है। सूरज उन पैसों को अपने गांव के मुखिया को देता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।